Now let's see resignation and removal of directors. दो sections देखेंगे अपन. तो resignation में क्या कहता है 168 कि any director may resign from his office by giving a notice in writing to the company. Very simple section. Notice दे दो आप writing में. And the board shall on receipt of such a notice take note of the same, and the company shall within 30 days from the date of receipt of the notice of resignation from a director intimate the registrar in form DIR 12 and post information on its website if any, and also place the fact of such resignation in the report of directors laid in the immediately following general meeting. फिर क्लॉज 4 कहता है कि सच डायरेक्टर शैल ऑल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद द डिटेल्ड रीजंस फॉर द रेजिग्नेशन टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन इन फॉर्म DIR 11 अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी. ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर पूरे रीजंस लिख करके ROC को भी एक कॉपी आपको फॉरवर्ड करने की है. ठीक है, DIR 11 उसका नंबर है, तो उसमें आप अपना रेजिग्नेशन फॉरवर्ड कर दो. लेकिन प्रोविजो कहता है दैट इन केस अ कंपनी हैज फाइल्ड ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म DIR 12 विद द रजिस्ट्रार, जो अपन कंपनी को देंगे वो DIR 12 है, फिर कंपनी उसमें से अगर फॉरवर्ड कर देती है किसके पास, ROC के पास, विद द रजिस्ट्रार अंडर रूल 15, अ फॉरेन डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी रिजाइनिंग फ्रॉम हिज ऑफिस may authorize in writing a practicing CA, CMA, cost and management accountant या CS or any other resident director of the company to sign form DIR 11 and file the same on his behalf intimating the reasons for the resignation. तो ये कहने का मतलब क्या है, ये एक एक्सेप्शन है कि जो फॉरेन डायरेक्टर है, नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर, तो हो सकता है कि वो चले जाए, फॉरेन डायरेक्टर है, इंडिया से रिजाइन करके चले जाए. अब उसके पास टाइम नहीं था तो वो खुद साइन नहीं कर सका, DIR 11 खुद साइन नहीं कर सका, तो यहाँ लिखा है कोई बात नहीं, जाने दो उसको. है ना, यहाँ कौन है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनको वो ऑथोराइज कर सकता है कि आप प्लीज मेरे बिहाफ में साइन कर देना और ROC के पास जमा करा देना, तो वो अलाउड है. और जो DIR 12 है जो हम कंपनी को रिजाइन करके गए, वो कंपनी ने ऑलरेडी फॉरवर्ड करके रखा ही है ROC के पास, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड द रेजिग्नेशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी. रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब होगा, जिस दिन कंपनी को मिल जाएगा. एंड द डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस विच एवर इज लेटर. ठीक है, अगर तुमने लिखा है कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम 12th of October और कंपनी को मिला 10 तारीख को, तो ठीक है ना, अपन 12 से रिजाइन कर रहे हैं तो 12 से इफेक्टिव होगा. और अगर हमने 12 का डेट डाल के दिया है लेटर पे कि आई एम रिजाइनिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 12th of October और कंपनी को मिला 16 को, तो फिर इफेक्टिव कब से आएगा, 16 से आएगा, विच एवर इज लेटर. सो नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी या द डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर विच एवर इज लेटर. And the director who has resigned shall be liable even after his resignation for all the offences which occurred during his tenure. आप कहोगे कि मैं रिजाइन करके निकल लूंगा, ऐसा नहीं, जो भी फ्रॉड वगैरह हुए थे आपके टेन्योर के अंदर, उसके लिए आप लाइबल रहेंगे. And where all the directors of the company resign from their offices or vacate their offices under 167, the promoter or as the case may be the government shall appoint the required number of directors who will hold office till the general meeting at which the new directors are appointed. तो ये तो अपने 167 में देखा ही था इसके पहले के लेक्चर में. तो यहाँ पे रिजिग्नेशन में भी सेम पॉइंट आता है कि अगर सबके सब एक साथ रिजाइन कर दे तो बोर्ड खाली हो जाएगा ना, तो तब क्या होगा कि जो प्रमोटर है वो नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा, या अगर कोई प्रमोटर नहीं है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. कब तक के लिए, टिल द टाइम ऑफ द जनरल मीटिंग एट विच द न्यू डायरेक्टर्स विल बी नॉर्मली अपॉइंटेड. Then let's see section 169, removal of directors by shareholders.
हमें हमारे डायरेक्टर्स को रिमूव करना है तो किस तरह से हम करेंगे, लेट्स सी। तो उसमें लिखा है कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अंडरलाइन, रिमूवल के लिए कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रिमूव अ डायरेक्टर नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 242। ट्राइब्यूनल जब डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, ये अपन आगे चल के देखेंगे क्यों और कैसे करता है, तो वहां पर ये क्या होता है कि एक बैकग्राउंड बता देता हूं उसका। जब कंपनी में मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन चलता होता है, तो ये चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो वो ऑपरेशन को रोकने के लिए, यानी डायरेक्टर शेयर होल्डर्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए ट्राइब्यूनल के पास पावर है टू अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो वो वहां है सेक्शन 242 में कि जब ट्राइब्यूनल डायरेक्टर को अपॉइंट करता है तो उसको शेयर होल्डर्स रिमूव नहीं कर सकते, सिंपल। तो फिर कौन से डायरेक्टर को शेयर होल्डर रिमूव कर सकते हैं, जो उन्होंने खुद अपॉइंट किए। डायरेक्टर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स देमसेल्व्स कैन बी रिमूव्ड बाय देम, सिंपल। बिफोर द एक्सपायरी of the period of his office after giving him a reasonable opportunity of being heard, obviously भगाने के पहले उसको पूछेंगे कि भाई तुम्हारा कुछ कहना है क्या, क्यों तुमको ना भगाया जाए। Provided that nothing contained in this subsection shall apply where the company has availed itself of the option, अभी दूसरा एक्सेप्शन। तो एक तो क्या देखा हमने कि जो डायरेक्टर को ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया हुआ है सेक्शन 242 के अंदर ऑपरेशन को रोकने के लिए, तो वहां पर शेयर होल्डर्स उसको नहीं निकाल सकते। दूसरा है ये, जहां डायरेक्टर्स को हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट किया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन याद आता होगा आपको, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जहां अपॉइंटमेंट है तो वहां पर भी उसको हम नहीं निकाल सकते, तो मतलब ही नहीं आएगा ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको भी राइट मिल जाता है एक आध डायरेक्टर अपॉइंट करने का। अब माइनॉरिटी ने अपॉइंट तो कर दिया और जो मेजॉरिटी है वो अगले दिन नीचे एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसको निकाल देंगे, तो कोई मतलब आता क्या, नहीं ना। तो इसलिए वहां लिखा है कि अगर कंपनी ने ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, वो अगर एक्सरसाइज किया हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, जिसमें 2/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अपॉइंट करते हैं, तो उस केस में हम नॉर्मली रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को निकाल नहीं सकते। ठीक है, 2 पॉइंट याद रहेंगे, वेरी गुड। अब प्रोसीजर देखो क्या है, तो प्रोसीजर उसका सिंपल है, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ रेजोल्यूशन। तो जो शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हम डायरेक्टर को निकालें, जैसे कि नारायण मूर्ति एंड हिज ग्रुप ये चाहता है कि सिक्का को निकाले, ये सिक्का पुराना हो गया है इसको निकाले, तो वो एक नोटिस देंगे, स्पेशल नोटिस कंपनी को देंगे कि इसको निकाला जाए, जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, हमें इस डायरेक्टर को निकालना है। तो लिखा है शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन और टू अपॉइंट समबडी एल्स इन हिज प्लेस। एक को भगाएंगे, सिक्का को भगाएंगे, पैसे को अपॉइंट करेंगे है ना। तो स्पेशल नोटिस उसके लिए जरूरी है। अच्छा, 2 पॉइंट है इसके अंदर है गौर से देखने का, एक तो निकालने के लिए और एक उसकी जगह दूसरे को अपॉइंट करने के लिए, बीच में और वर्ड। तो निकालना एक बात हो गई और दूसरे को अपॉइंट करना दूसरी बात हो गई। ठीक है, तो अगर दोनों काम करना है तो 2 स्पेशल नोटिस लगेंगी, ए को भगाओ, बी को लाओ। Then on receipt of the notice of the resolution to remove director under this section, the company shall forthwith यानी immediately send a copy thereof to the director concerned। जिसको निकालने की बात चल रही है उसको एक कॉपी देंगे कि देखो तुम्हारे अगेंस्ट में ये नोटिस आई है, अब तुम्हें क्या जवाब देना है तुम सोच लो। तो वहां पे लिखा है and the director whether or not he is a member of the company। अगर नॉमिनी डायरेक्टर्स मेंबर्स होते हैं क्योंकि उनके पास शेयर्स होते हैं, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन शेयर्स की जरूरत नहीं है कंपनी में, आर्टिकल्स में क्वालिफिकेशन शेयर्स कुछ नहीं है, तो फिर एक नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। तो यहां लिखा है कि वो डायरेक्टर, वो चाहे मेंबर हो या ना हो, shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting।
वो जनरल मीटिंग में आ सकता है और इस रेजोल्यूशन पे उसको जो भी अपनी सफाई पेश करनी है, जो भी बात उसको कहनी है, वो कहने का हक उसके पास है. Then where the notice has been given of a resolution to remove director under this section and the director concerned makes with respect thereto representation in writing to the company and requests its notification to members of the company shall, if the time permits, to do so. If any notice of resolution given to members of the company state the fact of the representation having been made. तो जो रेजोल्यूशन के लिए नोटिस हम मेंबर्स को देंगे, मीटिंग का नोटिस आएगा ना, तो उसमें रेजोल्यूशन भी रहेगा, तो वहां पर ये फैक्ट को लिखना है कि उस डायरेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसका जवाब, रिप्रेजेंटेशन यानी कि व्हाट ही वांट्स टू से ऑन दिस रेजोल्यूशन. तो ऐसा अपना यहाँ लिखेंगे फैक्ट कि ऐसा उसका रिप्रेजेंटेशन आया है और फिर उसका एक कॉपी भी हमें साथ में भेजना पड़ेगा. सेंड अ कॉपी ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन to every member to whom notice is sent. जिन जिन लोगों को मीटिंग का नोटिस गया है उन सबको ये डायरेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका एक कॉपी भेजना पड़ेगा. Whether before or after the receipt of representation, यानी नोटिस पहले गया है या नोटिस बाद में जाने वाला है, जो भी है, अगर नोटिस चले भी गया है तो भी ये रिप्रेजेंटेशन का एक कॉपी भेजना है, और अगर नोटिस जाने वाला है तो उसके साथ में ही भेज दो, सिंपल. And if a copy of the representation is not sent as aforesaid due to insufficient time, अगर टाइम नहीं था और सबको हमने नहीं भेजा तो फिर कोई बात नहीं, डायरेक्टर हैज राइट टू बी हर्ड ओरली एंड ही ऑल्सो हैज राइट टू बी रेड आउट एट द मीटिंग. उसको ओरल हियरिंग का तो राइट है ही, जैसे हमने देखा कि ही कैन बी हर्ड एट द मीटिंग. उसके अलावा ये जो रिप्रेजेंटेशन उसने भेजा था कंपनी के पास, लेकिन कंपनी उसको मेंबर्स को दे नहीं पाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम या और कोई रीजन से, तो फिर उसका जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है वो यहाँ रीड आउट किया जाएगा मीटिंग के अंदर. और इसको रीड करने का मतलब ऐसा नहीं है कि अब उसको ओरल हियरिंग का राइट नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको ओरल हियरिंग का भी राइट है, प्लस ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको रीड आउट करवाने का भी राइट है. दोनों राइट्स उसके पास है. जस्ट लाइक ऑडिटर्स में भी सेम है, यहां पे भी सेम है. और फिर आगे लिखा है, जैसे ऑडिटर में भी हमने यही पढ़ा था कि अगर वो अब्यूज करता है ये जो रिप्रेजेंटेशन का राइट है, तो एक तो नॉर्मल लेंथ का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा बुक लिख रहे तुम सफाई में, नॉर्मल लेंथ का होना चाहिए. सेकेंडली, अगर तुम इस राइट को अब्यूज करते हो टू रेज एनी डेफेमेटरी मैटर्स, किसी को डिफेम करने के लिए तुम इसको यूज कर रहे हो, वो आदमी पागल था, वो ऐसा था, वो वैसा था, वो फलाना ढिमकाना, तो किसी को डिफेम करने के लिए अगर तुम ये राइट को इस्तेमाल करोगे तो फिर कंपनी ट्राइब्यूनल में अप्लाई करेगी. जैसे ही तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन आएगा और वहां जब उसको पढ़ा जाएगा, हाँ, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको पढ़ेंगे, कंपनी उसको पढ़ेंगे और लगेगा अरे यार ये तो जबरदस्ती इसने कुछ तो भी लिख के रखा है, दूसरे किसी डायरेक्टर को या किसी एम्प्लॉय को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ट्राइब्यूनल में अप्लाई करेंगे. फिर ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा कि ये रिप्रेजेंटेशन वाकई में ओरिजिनल है, वाकई में जायज़ है, या किसी को डिफेम करने के लिए, डेरोगेटरी मैटर्स को उठाने के लिए ज़बरदस्ती लिखा गया है. फिर ट्राइब्यूनल जो भी डिसीजन देगा वो फाइनल. अगर ट्राइब्यूनल कहेगा कि नहीं ये सही है, इसको भेजो, तो भेजेंगे, और ट्राइब्यूनल ने कहा कि नहीं ये डेफेमेटरी मैटर है, इसको नहीं भेजना चाहिए, तो फिर ना तो हम भेजेंगे ना उसको मीटिंग में रीड करेंगे. ठीक है, दोनों भी नहीं करेंगे. तो वो वाली है कि प्रोवाइडेड दैट कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट आउट एंड द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रेड आउट, ना तो भेजना है ना उसको रीड करना है. If on the application either of the company or of the person who claims to be aggrieved, the tribunal is satisfied that the rights conferred by this subsection are being abused to needlessly secure publicity for defamatory matter. Defamatory matter है ना, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए. And the tribunal may order the company's costs on the application to be paid in whole or in part by the director, notwithstanding that he is or not a party to it. तो अगर ऐसा केस है डिफेमेटरी मैटर वाला,
तो फिर ये जो बेचारे एग्रीव पर्सन ने जो एप्लीकेशन डाला तो उसका कॉस्ट भी इस डायरेक्टर से वसूल किया जाएगा, तो उसको ऑर्डर विथ कॉस्ट कहते हैं। देन वेकेंसी क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अब देखो आगे चलते हैं, वेकेंसी जो क्रिएट होंगी, मान लो कि सब बराबर हुआ, नोटिस स्पेशल नोटिस हमने दिया पहले, ठीक है, मूर्ति वगैरह ने स्पेशल नोटिस दिया कंपनी में, इन्फोसिस में, फिर कंपनी ने मीटिंग होल्ड की, मीटिंग होल्ड करके सिक्का को निकाला। पहले सिक्का को बोलने का अधिकार दिया जाएगा, उसको रिप्रेजेंटेशन भी देने का अधिकार है, वो देंगे, कंपनी भेजेंगी सारे शेयर होल्डर्स को, सारे शेयर होल्डर्स पढ़ेंगे, सिक्का की बात भी पढ़ेंगे, मूर्ति की बात भी पढ़ेंगे, सब जज करने के बाद अल्टीमेटली रेजोल्यूशन अगर पास हो गया और सिक्का को बैन यानी भगा दिया गया, तो फिर वैकेंसी क्रिएट होगी। तो अब ये वैकेंसी को फिल कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। तो लिखा है वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन में इफ इट हैड बीन अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। अगर सिक्का को हमने जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया होगा, और बाय द बोर्ड be filled by the appointment of another director in his place at the meeting at which he is removed। जिस मीटिंग में उसको रिमूव किया जा रहा है उसी में हम किसी और को अपॉइंट कर देंगे, सिंपल। प्रोवाइडेड के स्पेशल नोटिस उसके नाम का आया हो, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि सिक्का को भगाओ, फारूक को रखो एज डायरेक्टर एंड अपॉइंट हिम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आल्सो एज अ सीईओ। तो फिर पहले उसका स्पेशल नोटिस आना चाहिए ना, जैसे हमने देखा ना, दो स्पेशल नोटिस होते हैं, एक तो उसको भगाने का और एक दूसरे को अपॉइंट करवाने का। तो अगर स्पेशल नोटिस फारूक के नाम का आया है तो फिर उसका प्रपोजल लिया जा सकता है मीटिंग के अंदर। तो क्या है, प्रोवाइडेड स्पेशल नोटिस इज रिसीव्ड, देन अ डायरेक्टर सो अपॉइंटेड यानी फारूक जो सिक्का की जगह अपॉइंट हुआ, शैल होल्ड ऑफिस टिल द डेट अप टू विच his predecessor यानी कि सिक्का would have held the office if he had not been removed। तो मैं जो अपॉइंटमेंट, मेरा जो अपॉइंटमेंट होगा अभी, तो मेरे को फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है, आई एम नॉट अ न्यू डायरेक्टर, आई एम अ डायरेक्टर रिप्लेसिंग द रिमूव्ड डायरेक्टर। तो मेरा जो टेन्योर है वो कितना रहेगा, जो मेरे प्रीडिसेसर का था। जैसे वो देखते हैं ना अपन कैजुअल वैकेंसी वाला केस, वैसा। तो मेरा जो टेन्योर है वो उतना रहेगा जो मेरे प्रीडिसेसर का था। यानी अगर वो अगले एजीएम में रिटायर होने वाला है तो मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, अगर वो 3 एजीएम तक चलने वाला था तो मैं भी 3 एजीएम तक चलूंगा। देन इफ द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड अप अंडर सबसेक्शन 5, सिक्का को भगाया और मीटिंग खत्म हो गई, उसकी जगह किसी और को अपॉइंट नहीं किया मीटिंग के अंदर, तब क्या होगा। तो वहां लिखा है कि इट मे बी फिल्ड अप एज कैजुअल वैकेंसी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। फिर इसको कैजुअल वैकेंसी मान करके फिल किया जाएगा। तो कैजुअल वैकेंसी फिल करने का राइट किसके पास रहता है, बोर्ड के पास होता है, बीओडी। सो बीओडी विल देन अपॉइंट समबडी एल्स इन हिज प्लेस। तो वो फिर फारूक को अपॉइंट करेंगे। उसमें क्या है, कंपनी करेगी या फिर बोर्ड करेगा, करना तो मेरे को ही है। मेरे जैसा डायरेक्टर कहां मिलेगा, आगे पढ़ो। Provided that the director who was removed from office shall not be reappointed as a director by the board of directors। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो यहाँ क्या बोला है कि जिसको कंपनी ने भगाया, सिक्का को कंपनी ने जनरल मीटिंग में भगाया, रेजोल्यूशन पास करके उसको भगा दिया, फिर दूसरे किसी को अपॉइंट नहीं किया। अब दूसरे किसी को अपॉइंट नहीं किया तो फिर बोर्ड के हाथ में पावर जाता है कि वो इसको कैजुअल वैकेंसी मान के फिल करे। तो कैजुअल वैकेंसी में फिल करते वक्त क्या हम उसी डायरेक्टर को जिसको बोर्ड कंपनी ने भगाया, क्या उसी को अपॉइंट कर सकते क्या? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। अगर उसको ही करना है तो भगाए क्यों? यानी मीटिंग भगाएंगी, जनरल मीटिंग भगाएंगी और बोर्ड उसको ही वापस लेके आ जाएंगे। दैट इज रिडिकुलस ना। तो बहुत ऑब्वियस लॉ है, जनरल सेंस में आता है, कॉमन सेंस है कि जिसको भगाया उसी को रीअपॉइंट मत करो, बाकी किसी को करो, सिंपल। और 8 में लिखता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन एज डिप्राइविंग अ पर्सन रिमूव्ड अंडर दिस सेक्शन और एनी ऑफ एनी कॉम्पनसेशन और damages payable to him in respect of termination of his appointment as a director as per the terms of contract or terms of his appointment
as director or any other appointment terminating with that of a director. तो यहाँ पे क्या लिखा है, nothing in this section shall be taken as depriving a person, यानी कि he is not deprived, he is not deprived of any compensation that he may be entitled to. जब हमने उस डायरेक्टर को अपॉइंट किया था तो हमने लिखा था कि तुमको देखो 3 साल तक हम नहीं निकालेंगे. वो बेचारा जर्मनी में नौकरी कर रहा था, उसको वहां से छुड़वा के हमने यहाँ बुलाया, ये बोल गए 3 साल तो तुमको अपॉइंट कर रहे हैं. वो बेचारा वहां जॉब छोड़ के इधर आ गया, लॉस तो होगा उसको. अब यहां भी अगर 1 साल में तुम भगा दोगे उसको, पहले बोला 3 साल तक रखेंगे, फिर बोला 1 साल में निकलो, तो उसका नुकसान होता है ना. तो कंपनी क्या करती है कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर हम तुमको निकालेंगे 3 साल के पहले तो हम तुम्हें डैमेजेस देंगे, ऐसे लिखा था, 80 लाख का डैमेजेस देंगे. तो अब उसको हक है कि 80 लाख मांगने का, बिल्कुल है. तो ये सेक्शन में जो निकाला गया है इसमें डैमेजेस का राइट, कॉम्पनसेशन का राइट उस डायरेक्टर के पास रहेगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो उसको रहेगा, ही कैन क्लेम द डैमेजेस. तो ऐसे लिखा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ कॉम्पनसेशन as only or as derogating from any power to remove a director under other provisions of this act. वही है कि उसको कॉम्पनसेशन मिलने का राइट है, एक पॉइंट. और दूसरे पॉइंट में लिखा है, फिर से ऊपर से पढ़ने का है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन as derogating from any power to remove a director under other provisions of this act. यानी कि अगर दूसरा और कोई प्रोविजन है, if there is some other provision which talks about removal of directors, अगर दूसरे कोई सेक्शन में भी डायरेक्टर को रिमूव करने का पावर है तो वो सेक्शंस अपनी जगह लगेंगे. These sections will also apply. These sections also apply and according to those sections the directors can be removed. ठीक है. सो यहां जो लिखने का मतलब ऐसा है कि इस सेक्शन में रिमूवल का पावर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेला ही सेक्शन है जहां पे आप डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हो. अगर और कोई सेक्शन में भी पावर है तो वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, दोनों रहेंगे. आप यहां रिमूव करो या वहां करो, एज द केस मे बी. दिस सेक्शन विल नॉट ओवरराइड अदर सेक्शंस which also give right of removal of directors. समझ में, ये सेक्शन दूसरे को ओवरराइड नहीं करता, तो ये भी लगेगा. और अगर बाकी कोई सेक्शंस है जो रिमूवल की बात करते हैं तो वो भी लगेंगे. समझ में, सिंपल. तो देखो एक क्वेश्चन दिया है, ये अपन सॉल्व करते हैं. मिस्टर SDR, अ शेयर होल्डर ऑफ मेसर्स JKP लिमिटेड holding 1% of the total voting power wants to give a special notice. अब ये 1% इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशल नोटिस जो देना पड़ता है ना उसके लिए 1% शेयर होल्डिंग लगता है. Only a person who holds 1% of the shares can give the special notice. So he gives special notice to the company for removal of Mr. EDM, a director of Messrs JKP Limited, without stating any reasons. In the notice, reasons उसने नहीं दिए कि क्यों रिमूव करना है. You are required to state as per the provisions of the Companies Act and the decided case law whether Mr. SDR is entitled to do so. तो इसमें एक पुराना केस है LIC versus Escorts का, जिसमें LIC was a major shareholder of the company, Escorts was a company, LIC was a shareholder, और उसमें एक डायरेक्टर को रिमूव करना था. तो LIC ने नोटिस दिया था कि इसको रिमूव करो, तो स्पेशल नोटिस पुराने लॉ का है, 1956 एक्ट का केस है. तो पुराने लॉ में तो स्पेशल नोटिस में कोई 1% का रिक्वायरमेंट भी नहीं था. उसमें तो ऐसा था कि 1 शेयर इज इनफ. किसी शेयर होल्डर के पास 1 शेयर है वो भी ये स्पेशल नोटिस दे सकता था. अब नए कंपनी लॉ में ये 1% का रिक्वायरमेंट डाला है, तो ठीक है ना. तो हुआ ये कि उसने नोटिस दिया LIC ने और रीजंस नहीं दिए थे. एक स्वराज पॉल करके डायरेक्टर था, लॉर्ड स्वराज पॉल, आज भी है, ब्रिटेन में रहता है. तो उसको रिमूव करने का था, तो LIC ने नोटिस दिया, उसमें रीजंस नहीं दिए.
तो कंपनी ने नोटिस को रिजेक्ट किया ये कहकर कि आपने रीजंस नहीं दिए हैं इसलिए नोटिस इनवैलिड है, तो हम मीटिंग नहीं करेंगे, हम रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। तो मैटर कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजन देने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये जो स्पेशल नोटिस रहता है उसमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं रहती। अगर हमारे पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है तो ये नोटिस वैलिड रहेगा, तो उसको ये यहां रिफर करने को बोला है। सो जो डिसाइडेड केस लॉ बोला है तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स। और दूसरा आंसर है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर EDM वाज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो अगर गवर्नमेंट का अपॉइंटेड है तो फिर उसको कंपनी रिमूव नहीं कर सकती ऑब्वियसली। तो वो दिया है, दोनों आंसर्स हैं। LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स लिमिटेड रीजंस के लिए केस लॉ था कि रीजन देने की जरूरत है क्या, तो नहीं है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, मिस्टर एक्स इज नेम्ड एज ए डायरेक्टर फॉर लाइफ, ये भी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, फॉर लाइफ इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में उसको लाइफ के लिए अपॉइंट किया है। ये कौन से केस में हो सकता है, एक तो प्राइवेट कंपनी में तो हो ही सकता है, प्राइवेट कंपनी में तो 152 लगता ही नहीं है, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टरशिप, यू कैन अपॉइंट एनी डायरेक्टर फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। पब्लिक कंपनी में भी हो सकता है, कहां पर, 1/3 के केस में, 2/3 हैव टू बी रोटेशनल, बाकी जो 1/3 है उनको आर्टिकल्स के हिसाब से आप कितने भी टेन्योर के लिए अपॉइंट कर सकते हो। चलो तो देखते हैं, तो इट्स अ प्राइवेट कंपनी which was incorporated on 1st April 1977. The articles of association also provide that he cannot be removed. Articles में लिखा है, देखो क्या लिखा है, he cannot be removed by the members in general meeting. Some of the members want to remove X by passing an ordinary resolution in general meeting. State with reference to the relevant provisions whether the proposed action is valid. क्या उसको अपन रिमूव कर सकते हैं, तो आंसर है यस, क्योंकि 169 जो है, देखो उसका सबसे पहला पॉइंट, गिव्स अ स्टैट्यूटरी राइट, स्टैट्यूटरी राइट यानी कि सेक्शन में तुमको राइट दिया गया है, एक्ट इज गिविंग यू द राइट, स्टैट्यूट इज गिविंग यू द राइट टू रिमूव एनी डायरेक्टर एंड दिस राइट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इतना बड़ा डिस्कशन है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि स्टैट्यूटरी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल में लिखा है कि हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, यू कैन वेरी वेल रिमूव अ डायरेक्टर प्रोवाइडेड यू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ 169। तो वो उसमें लिखा है। तो 169 सेक्शन जो है वो स्टैट्यूटरी है and it applies to both public and private companies, और आर्टिकल्स उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। और उसमें केस भी था तरलोक चंद खन्ना वर्सेस राजकुमार कपूर का, बहुत पुराना केस है 1983 का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 169 यानी पुराने लॉ में तो सेक्शन नंबर दूसरा था, has been enacted to enable the shareholders to exercise control over the directors and therefore the shareholders have the empowered to remove the directors. Therefore the said permanent director could be removed from office. उसको बिल्कुल आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि अगर रिमूव नहीं कर सकेंगे तो फिर तो कुछ भी करेंगे, है ना, फिर कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर एक क्वेश्चन है, एडम a 15% shareholder of the company and other shareholders have lost confidence in the managing director of the company. He is a director not liable to retire by rotation
and was reappointed as MD for 5 years with effect from 1/4/2005 in the last AGM of the company. Adam seeks your advice to remove the MD from the following after following the procedure laid down under the Companies Act. Specify the steps to be taken by Adam in this behalf. तो लिखेंगे कि you have to follow the provisions of 169. पहले आप एक स्पेशल नोटिस बना के कंपनी को दो, फिर कंपनी उस डायरेक्टर को इन्फॉर्म करेगी और फिर एक मीटिंग होगी. मीटिंग में अगर रेजोल्यूशन पास हुआ तो ही कैन बी रिमूव्ड. सिंपल स्टेप्स अपने को लिख देना है. और आगे पूछता है कि इज इट नेसेसरी टू स्टेट रीजंस. तो अभी मैंने आपको बताया रीजंस देने की कोई जरूरत नहीं है. LIC वर्सेस एस्कॉर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रीजंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन. यू हैव टू जस्ट गिव अ स्पेशल नोटिस. सिंपल है. फिर उसके बाद और 2-3 सिंपल सेक्शंस है वो देख लेते अपन. ये सब थियोरेटिकल रहते हैं. रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल एंड देयर शेयर होल्डिंग. एक कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. जस्ट रीड इट वंस और ट्वाइस. कि एवरी कंपनी शैल कीप अ रजिस्टर containing particulars of directors and key managerial personnel at his register office. यानी managing director, whole time directors, managers, secretaries, सबका register maintain होगा. Which shall include details of securities held by each of them in the company. यानी अपनी कंपनी में उनके कितने शेयर्स है, होल्डिंग कंपनी में कितने हैं, सब्सिडियरी में कितने हैं, हमारी होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडियरी है तो उसमें कितने हैं, और हमारी एसोसिएट कंपनी में उसका कितना शेयर होल्डिंग है. तो वो पूरा लिखेंगे अपन. देन अ रिटर्न containing particulars and documents of directors and key managerial personnel shall be filed with the registrar within 30 days from appointment of every director and managerial personnel and within 30 days of any change takes place. तो फाइल करना है रिटर्न. फिर एक एक्सेप्शन दिया है कि this section shall not apply to a government company, again the same one, in which the entire share capital is held by central government, state governments or one or more governments, या फिर central plus any state government or governments. यानी जो entire capital जिसका गवर्नमेंट के पास होता है तो वहां पर की मैनेजरियल पर्सनल का रजिस्टर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं. और उसमें रूल 17 है, फिर उसमें पूरे डिटेल्स है रजिस्टर में क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे. तो उसका रूल 17 है, एक बार पढ़ के उसको भी रख देना है. बहुत सारी डिटेल्स है, अभी पढ़ के तो मतलब भी नहीं है. उसका डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, सरनेम एंड नेम, फॉर्मर नेम एंड सरनेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, ये पूरा फॉर्म रहता है इन सिंपल वर्ड. वो पूरा फॉर्म अपने को भर के रखना है. और फिर लास्ट में लिखा है मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट. ये जो रजिस्टर है इसको मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं. तो इंस्पेक्शन के लिए उसको ओपन रखना है बिजनेस आवर्स के अंदर. एंड मेंबर्स हैव राइट टू टेक एक्सट्रैक्ट्स एंड कॉपीज ऑन रिक्वेस्ट. और अगर रिक्वेस्ट किया तो 30 डेज के अंदर उसको सप्लाई करना है फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड सच रजिस्टर शैल ऑल्सो बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी and made accessible to any person attending the meeting. And if any inspection during working hours is refused or the copy is not sent within 30 days, the registrar shall, on an application made to him, order immediate inspection and supply copies thereunder. फिर देखो एक्सेप्शन यहां भी ऐड हुआ है. अभी गवर्नमेंट कंपनी में हमने देखा ना इसके पहले कि उनको रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स इन की मैनेजरियल पर्सन रखने की जरूरत नहीं है. तो अगर रजिस्टर ही नहीं रहेगा तो इंस्पेक्शन कैसे होगा. तो ऑब्वियसली इंस्पेक्शन में से भी एक्सेप्शन दिया है. तो लिखा है उधर शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी इन विच एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स. सिंपल. और पनिशमेंट रहेगा उसमें ऑफिसर्स को ऑफ नॉट लेस देन 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक. ऑल सिंपल पॉइंट्स. ठीक है. और उसके बाद फिर पूरे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस है विद आंसर्स है. तो इनको कम से कम 1 से 2 बार आप अच्छे से पढ़ें.